जी साथियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र परते, आपका साथी। आज हम बात करेंगे, अब आते हैं अपन कर्मचारी कल्याण के बारे में। जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेलफेयर इंस्पेक्टर है ना, और कार्मिक निरीक्षक मतलब पीआई, इनके क्या क्या काम होते हैं ये अपने को ज़रूर मालूम होना चाहिए, ताकि इसके नॉलेज से अपन क्या कर सकते हैं, किसको कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से अपना वर्किंग अच्छा हो सकता है, किस तरह से उनको मदद मिल सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें वेलफेयर इंस्पेक्टर की। वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्या काम करता है, ये क्वेश्चन आपको उसमें भी आ सकता है एग्जाम में। कर्मचारियों के साथ उनके कार्यस्थल पर संपर्क करना। कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, डिपो में या और कहीं पर भी स्टेशन पे, वहाँ संपर्क करना, उनकी शिकायतों को सुनना और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करके उन्हें दूर करना। उनकी जो कंप्लेंट्स रहती है उसको सुनना है, उसको लिखित में लेना चाहिए और अधिकारियों से इस बारे में बात करनी चाहिए। कर्मचारियों को उनके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से अवगत कराना। जो कर्मचारी रहते हैं उनके क्या क्या अधिकार है ये उनको बताना। अनुशासनिक तथा स्थापना संबंधी विषय में कर्मचारियों को अपील तथा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की कार्यविधि से परिचित करना। किसी को चार्जशीट अगर मिलती है तो उस तरह से किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, तो उसमें कर्मचारियों की मदद करना। कर्मचारियों को विभिन्न कल्याण योजनाओं से परिचित कराना तथा बताना कि इनका वह किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। अब कर्मचारी की विभिन्न कल्याण योजनाएं, जैसे ट्यूशन फीस हो गई, और जैसे बच्चों की स्कॉलरशिप्स हो गई। स्कॉलरशिप फंड कितना रहता है और किस तरह से आवेदन करना चाहिए, उसकी डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, किस डेट में अपने करना है। और इंजीनियरिंग के जब बच्चे रहते हैं या मेडिकल के बच्चे थे, टेक्निकल बच्चे रहते हैं, तो उस तरह से उनको किस तरह से स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो इसका नॉलेज है। जो योजनाएं रहती है रेलवे की, इससे अवगत कराना। कर्मचारियों को अपने काम काज करने तथा जीवन यापन की स्थितियों में सुधार करने में सहायता देना। कर्मचारियों के जो वर्किंग है वो किस तरह से अच्छा हो सकता है और उनकी जीवन यापन की स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है। जब उनकी काम अच्छा होगा, जीवन यापन की स्थिति अच्छी होगी, ये तो उद्देश्य रहता है अपना ड्यूटी का, वो पैसा कमाते हैं इसलिए। और हर वेलफेयर इंस्पेक्टर का स्टेशन पे आने का, डिपो में आने का एक दिन फिक्स रहता है, टाइम फिक्स रहता है। उस टाइम में आते, उस दिन आते हैं, तो उस टाइम में उनसे मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, और अपनी क्या क्या प्रॉब्लम है उनको बताना चाहिए। विभिन्न कल्याण गतिविधियों का संचालन तथा पर्यवेक्षण करना, जैसे सरकारी समितियां, स्टोर, कैंटीन, बाल हित प्रस्तुति केंद्र, खेल, शैक्षिक सुविधाएं, वयस्कों, स्त्रियों तथा बच्चों के लिए अलग अलग रेलवे कर्मचारियों के परिवार के लिए कार्यक्रम, अवकाश कैंपों आयोजन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। जैसे अवकाश कैंप रहते हैं, बच्चों के भी रहते हैं और एम्प्लॉयज़ के भी रहते हैं, उस बारे में बात करें, उस बारे में नॉलेज देना कर्मचारियों को। उसके बाद खेल कूद के बारे में, उसके बाद बहुत सारी ड्राइंग एग्जाम रहती है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती है, तो उस एक्टिविटीज़ को ड्राइंग रहती है, कर्मचारियों को अवगत कराना, जो उनका काम रहता है। स्टाफ काउंसिल का संचालन और पर्यवेक्षण आदि। रेलवे अस्पतालों से आवश्यकता के समय रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सहयोग। जैसे कोई बीमारी होती है किसी तरह से, और कोई आवश्यकता पड़ती है, तो उनको इस तरह से नियम बताना और आवश्यक को सहायता देना। विभिन्न मजदूर अधिनियमों के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में सहयोग देना। विभिन्न मजदूर अधिनियम, जो मजदूरों के जो अधिनियम है उनके बारे में, नियम के बारे में बताना।
रेलवे कॉलोनियों का दौरा करना तथा सफाई, वाटर के रखरखाव, पानी तथा रोशनी की व्यवस्था में सुधार करने के उपाय करना। रेलवे कॉलोनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। किसी का घर टपक रहा है, किसी की छत का सीमेंट निकल रहा है और IW ध्यान नहीं दे रहा, कंप्लेन करते जा रहे, पानी नहीं बराबर नहीं आ रहा, पानी कम आ रहा, लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रहती है कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में। तो उसके उपाय करना। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों को सेटलमेंट देयताओं तथा पेंशन के भुगतान में सहयोग देना तथा स्वर्गीय कर्मचारियों के परिजनों को उनकी देयता दिलाने में सहायता करना। जैसे अनुकंपा नियुक्ति हो गई या उनको जो फैसिलिटी मिलती है कर्मचारियों को, उनके परिवारों को, कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद, तो वो बताना और सेटलमेंट कैसे करना है उसमें मदद करना, पेंशन के बारे में समझाना, ये सब को करना है। कर्मचारी हित निधि के सभी मामलों में सहयोग देना तथा क्षेत्रीय लेबर कमिश्नर की निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित कार्य। कर्मचारी हित निधि के सभी मामलों में सहयोग देना। कर्मचारी की जो हित निधि रहती है, स्कॉलरशिप वगैरह जो होते हैं, तो वो सभी काम करना है। स्टेशनों, शेडों, कार्यालयों का निरीक्षण करके सुनिश्चित करना कि चार्ट, रजिस्टर, वैधानिक नोटिस आदि ध्यान आकर्षित स्थलों पर उचित ढंग से रखे जा रहे हैं। स्टेशनों और शेडों का निरीक्षण करना चाहिए और वहाँ पे चार्ट वगैरह, रजिस्टर वगैरह ये सही जगह रखे कि नहीं, उसको जो कर्मचारी है उनको ध्यान में वो चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही। यह सुनिश्चित करना कि रेलवे द्वारा लेबर कानूनों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेबर कानून का उल्लंघन टूट न जाए। कार्यशालाओं का दौरा करके सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा नक्शे, अति भीड़भाड़, पेयजल, धोने की सुविधा, शौचालय, पेशाबघर, विश्राम शेड आदि से संबंधित सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। स्टेशनों पे, शेडों पे शौचालय है कि नहीं, पेशाबघर है कि नहीं, और साफ सफाई कैसी है, वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, ज़्यादा भीड़भाड़ तो नहीं हो रही, काम करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बैठने की सीट, कुर्सी वगैरह सब अच्छे तो है। इस सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। नाटक, मंचन, फिल्म शो, प्रदर्शनियों तथा विभिन्न कल्याण नियमों के प्रचार की व्यवस्था करना। नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, मंथन होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ का नॉलेज बढ़ता है, तो उसका प्रचार करना, उसकी व्यवस्था करना। समय समय पर कॉलोनियों, कार्यस्थलों, कार्यशालाओं, स्टेशनों, शेडों, डिपो, अस्पतालों, दवाखानों, स्कूलों, संस्थाओं, कल्याण केंद्रों का दौरा करना तथा सुधार के लिए कमियों के बारे में रिपोर्ट करना। ये सब जगह जहाँ एम्प्लॉयज रहते हैं वहाँ पे दौरा करना चाहिए, वहाँ पे क्या कमी है इसकी रिपोर्ट बना के अपने अधिकारियों को देना चाहिए। यह हो गए कल्याण निरीक्षक, वेलफेयर इंस्पेक्टर के काम। वेलफेयर इंस्पेक्टर वैसे हर महीने में एक बार आते हैं अपने स्टेशन पे या शेड पे, तो उनको अपनी समस्या को बताना चाहिए, लिखित में कंप्लेन करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिखित में कंप्लेन करना चाहिए। कार्मिक निरीक्षकों के कार्य। कार्मिक निरीक्षक विभिन्न रजिस्टर जैसे ओवर टाइम, काम के घंटे, विनिमय, रोस्टर, मास्टरशीट, अनियम, मजदूरों की भर्ती तथा वरीयता के बारे में चेक करना। अब आता है पर्सनल इंस्पेक्टर का काम। तो ओवर टाइम वगैरह चेक करना है, काम के घंटे वगैरह चेक करना है, रोस्टर चेक करना है, मास्टरशीट चेक करना है, और उससे संबंधित कोई कमी हो तो उसको अधिकारियों को बताना है या वहाँ पे जो संबंधित स्टाफ है वहाँ बताना है। अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली स्थापनाओं, इकाइयों और कार्मिक
निरीक्षण करता है और कर्मचारियों को नियमों तथा प्रणालियों से अवगत कराता है। तो कर्मचारियों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको उस बारे में बताना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम प्रकाशित किए जाते हैं। सेवा पुस्तिकाओं को अद्यतन करवाने तथा कर्मचारियों को सेटलमेंट देयताओं के शीघ्र निपटान का काम भी कार्मिक निरीक्षक को सुनिश्चित करना होता है। रिटायरमेंट के जो सेटलमेंट वगैरह जो रहते हैं उसके लिए भी उसको मदद करनी पड़ती है। पीएनएम बैठकों में यह सुनिश्चित करने की कार्यसूची की सभी मदों के बारे में टिप्पणियां दी गई है और पीएनएम के लिए गए निर्णय का अनुपालन हुआ है। यूनियन की जो पीएनएम आइटम होती है, पीएनएम बैठक होती है, उसका पालन किया जा रहा है और उसकी टिप्पणियां देना है, ये सारी चीज़ें उनको देखना पड़ता है। न्यायालयों में उपस्थित होना, न्यायिक मामलों की प्रगति पर नज़र रखना और रेलवे एडवोकेट के साथ सलाह मशवरा करके टिप्पणियां देना भी कार्मिक निरीक्षक का काम है। ये भी काम है कि न्यायालय जो कोर्ट केसेस रहते हैं उसके बारे में ध्यान देना चाहिए और रेलवे एडवोकेट होते हैं उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, सलाह मशवरा करनी चाहिए। ये कार्मिक निरीक्षक का काम है। अब प्रमुख कल्याण सुविधा कौन कौन सी वो शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। रेलवे संस्थान एवं क्लब। रेलवे संस्थान रहती है, इसमें खेलकूद, पुस्तकालय, टीवी, बड़े हॉल, स्टेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। संस्थानों का संगठन करना। तरनताल होती है, तरनताल मतलब तालाब। रेल कर्मचारी और उनके परिवार के लोग इसकी सुविधा उठा सकते हैं। रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को विद्यालय की सुविधाएं और शैक्षिक सहायताएं, जैसे ट्यूशन फीस वगैरह जो रहता है, स्कॉलरशिप वगैरह रहता है बच्चों को, पहले 2 जीवित बच्चों को दिया जाता है, पहले 2 बड़े जीवित बच्चों को दिया रहता है। शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति, उसके बाद शारीरिक से विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के मामले में शिक्षा शुल्क, उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा रहती है, स्कूल फीस भी ज़्यादा रहती है। छात्रावास अनुदान, हॉस्टल सब्सिडी, अवकाश गृह और स्वास्थ्य लाभ गृह। जो हमारे रेलवे में बहुत सारे ऐसी अवकाश गृह हैं और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। हॉलीडे होम है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और भी है इमदादी छात्रावास, स्काउट एंड गाइड, रेलवे स्कूलों में बच्चों का यूनिफॉर्म देना, कैंटीनों का प्रावधान, हस्तकला केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उपभोक्ता सहकारी समितियां। सहकारी ऋण समितियां जैसे ईसीसी बैंक वगैरह जो हो गए, सहकारी ऋण समितियां।
सहकारी गृह निर्माण समितियां, सचल पुस्तकालय, चिकित्सा सुविधाएं, खेलकूद, सेंट जॉन एम्बुलेंस, महिला समितियां, सेवा मुक्त कर्मचारी के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। रेल मंत्री कल्याण राहत कोष भी रहता है। अब देखते हैं कर्मचारी हित निधि। रेलों पर कर्मचारियों के हित की विविध योजनाएं चलाने के लिए 1931 में कर्मचारी हित निधि स्टाफ बेनिफिट फंड की व्यवस्था की है। इस निधि के उद्देश्य संगठन, धनराशि व्यवस्था आदि यहाँ दिए जा रहे हैं। उद्देश्य इस निधि का उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, स्काउट गतिविधियों और खेलकूद के अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था करना। इस निधि से धन देकर चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां में रेल कर्मचारियों के परिजनों के लिए हस्तशिल्प केंद्र स्थापन करना, क्षय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हृदय रोग से पीड़ित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देना, उपचार की होम्योपैथी और आयुर्वेदिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। आयुर्वेदिक डॉक्टर आते हैं और होम्योपैथी डॉक्टर भी आते हैं हमारे DRM ऑफिस में, तो उसका ये भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। निधि के उद्देश्य की पूर्ति नीचे लिखे कार्य से होती है। कर्मचारी वृंद और उनके बालकों की शिक्षा संबंधी सहायता, जब नियमानुसार कोई सहायता देना। कर्मचारी और उनके बालकों के आमोद प्रमोद, क्रीड़ा, स्काउटिंग तथा आमोद के लिए कर्मचारी वृंद या उनके कुटुंबों के सदस्यों या पूर्व सदस्यों में से किसी के कष्ट के लिए सहायता। कर्मचारियों या के कुटुंबों की रुग्णता या प्रसूति के लिए चिकित्सा उपचार इसके अंतर्गत नहीं आता। कर्मचारियों के कुटुंबों की रुग्णता और प्रसूति के लिए स्कीम जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। इन सुविधाओं में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों की पात्र माने जाते हैं। इनकी संख्या भी कुल कर्मचारियों में शामिल करके धन की स्वीकृति दी जाती है। रेल महाप्रबंधक की स्वीकृति से कोई अन्य सहायता भी नहीं आती। अब देखते हैं निधि से जमा की जाने वाली रकम। जुर्माने से प्राप्त सभी रकम, जब तक भविष्य निधि और बोनस से प्राप्त सभी रकमें। इसके अतिरिक्त इस निधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को रेल के राजस्व से प्राप्त वार्षिक अनुदान प्रति व्यक्ति 20 रुपये की दर से जमा किया जाएगा। यह जमा समूह ग और घ रेल कर्मचारियों की 31 मार्च को तथा विद्यमान स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या पर आधारित। ये तो 20 रुपये अमाउंट ये तो चेंज होती रहती है। निधि का प्रबंध। रेल मुख्यालय में क्या होता है?
विधि का प्रबंधक मुख्य कार्मिक अधिकारी से अध्यक्ष होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य होते हैं और उप महाप्रबंधक सदस्य होते हैं। मान्यता प्राप्त संघों के 6 कुल 12 सदस्य, जिनका बंटवारा मान्यता प्राप्त संघों के बीच बराबर बराबर कर दिया जाएगा। कार्मिक अधिकारी इनके सचिव होते हैं। मंडल मुख्यालय में क्या होता है? प्रत्येक मंडल में एक मंडल कर्मचारी हित निधि समिति होती है। यह समिति अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित में से मिलकर गठित होगी। एक अधिकारी जिसका नाम निर्देशन मंडल रेल प्रबंधक करेगा। प्रत्येक मान्यता प्राप्त संघ से 2 प्रतिनिधि। एक कल्याण निरीक्षक जिसका नाम निर्देशन मंडल प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। उसी प्रकार कारखाने में भी एक मंडल कर्मचारी हित निधि समिति होती है। अब खर्च के उदाहरण, जैसे खर्च कहाँ होता है इसका? शिक्षा पर इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान के उच्चतर शिक्षा, 15,000 पाठ्यक्रम, चार्टर अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, नेत्रहीन वर्ग के बच्चों की डिग्री कोर्स की शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, ग्रुप डी कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल फाइनल परीक्षा में बैठने की सहायता। फिर आता है मनोरंजन, इंस्टीट्यूट मनोरंजन क्लब, खेलकूद क्लब, महिला समिति, बच्चों के कैंप, सांस्कृतिक गतिविधियाँ के लिए अनुदान, अस्पतालों में अंतर्गत रोगियों के लिए पुस्तकें, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के दोपहर का भोजन, बीमार और विपदा में सहायता, प्राकृतिक कोप से संकटग्रस्त कर्मचारियों और परिजन, तपेदिक, कैंसर, मानसिक रोग, कुष्ठ आदि के कारण बिना वेतन छुट्टी पर कर्मचारी, कम वेतन पाने वाले की मृत्यु पर दाह संस्कार, नकली दांत, कृत्रिम श्रवण यंत्र, चश्मा आदि लगाना। फिर होम्योपैथी का दवाखाना, इस तरह से। और दूसरे कौन से काम रहते हैं? वाचनालय, पुस्तकालय, सचल पुस्तकालय ये रहता है। अच्छा, इनके खर्चे जो होते हैं उसका कुछ एक सिस्टम है। खर्च के मदों और विभिन्न विवरण दिए गए हैं। मोटे तौर पर खर्च का प्रतिशत होना चाहिए: शिक्षा पर 31%, मनोरंजन पे 21%, 21, और आपदा और बीमारी पे 41% और अन्य बातों पे 7%। सेवामुक्त और निलंबित कर्मचारी समिति की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। जो सेवामुक्त कर्मचारी है या सस्पेंड कर्मचारी है वो इसमें भाग नहीं ले सकते। समिति के स्टेशनरी, फार्म, डाक आदि के खर्च रेलवे राजस्व से होंगे। बैठक में जलपान आदि का खर्च समिति द्वारा स्वयं करेगी। चुने हुए प्रतिनिधि को बैठकों के लिए विशेष पास मिलेगा। समिति के खातों हिसाबों की जांच लेखा विभाग और ऑडिट वाले करेंगे। वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी।
साथ ही अब आते हैं अपन पेंशन और अन्य सुविधा के बारे में। सेवा मुक्ति पर मिलने वाली सुविधाएं। पहला है प्रोविडेंट फंड, जो पीएफ बोलते हैं वो, जो अपना जमा है। दूसरा है पेंशन, उसके साथ महंगाई राहत। तीसरा है ग्रेजुटी। चौथा है कर्मचारी बीमा योजना की रकम, जो 30 रुपये या 15 रुपये या कुछ करते हैं वो वाली। और पांचवा है छुट्टी का नकदीकरण, जो छुट्टियाँ अपनी जमा होती है, LAP 300 छुट्टियाँ जो जमा होती है, तो उसका नकदीकरण पैसा। अच्छा, ये हो गया कर्मचारियों का। जब कर्मचारी की मृत्यु होती है तो तब क्या मिलता है? पेंशन के बजाय परिवार पेंशन। परिवार पेंशन मिल जाएगी उनको, रिटायरिंग ग्रेजुटी के बजाय मृत्यु ग्रेजुटी, और बीमे की पूरी रकम मिलेगी, और प्रोविडेंट फंड से संबंधित बीमा। प्रोविडेंट फंड में जितना है वो सब मिल जाएगा। अन्य सुविधाएं जो मिलती है वो इस प्रकार: सेवा प्रमाण पत्र मिल जाता है, सेटलमेंट पास मिलता है, यात्रा दैनिक भत्ता मिलता है, किट पास मिलता है, अनाथ पास मिलता है, विधवा पास मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, हॉलीडे होम, सरकारी मकान को सेवा मुक्त या मृत्यु पर रोकना। जो अपने क्वार्टर है तो अचानक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम तुरंत तक खाली कर नहीं सकते, तो कुछ समय दिया जाता है कि उस समय तक वो उसका परिवार वहाँ पे रह सकता है। परिवार के व्यक्ति को मकान का आवंटन। जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्त होती है, तो उस टाइम में उस व्यक्ति को आउट ऑफ टर्न या टॉप प्रायोरिटी पे क्वार्टर अलॉटमेंट किया जाता है, ताकि उसके परिवार को ज़्यादा समस्याएं न हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। वैसे दुखी परिवार रहते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम उस टाइम में फेस करनी पड़ती है, तो इसीलिए एक उनको बेनिफिट देते हैं कि क्वार्टर में उसको टॉप प्रायोरिटी मिलती है। अनुकंपा के आधार पर किसी की नियुक्ति। परिवार का कोई सदस्य रहता है, पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, पुत्री या पुत्र संतान, तो इनको अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। अब पेंशन है क्या, ये भी अपने को जानना जरूरी है। पेंशन वो होता है कि जो हम 25-30 साल की जो सर्विस करते हैं, कि अपना एक अच्छा समय, अपना शरीर अच्छा रहता है उस टाइम में, और उस टाइम का हम अच्छा समय हम अपने किसी संगठन को देते हैं, तो वो उसके बाद जब हमारा सर्विस का रिटायरमेंट होता है, हमारी जो यंग एज है वो ख़त्म हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उस टाइम में हमें एक सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, वो रहती है पेंशन। वो पेंशन के रूप में हमें एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाती है। पेंशन के प्रकार देखो, एक तो रहता है सुपर एन्युएशन, जो मतलब 60 साल की उम्र के बाद जो सेवानिवृत्ति होती है, उसके बाद जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन। सेवा मुक्ति या रिटायरमेंट पेंशन, 30 साल की सर्विस हो जाती है या 60 साल की उम्र होती है, तो उसके बाद जो सेवानिवृत्ति होती है वो रहती है रिटायरिंग, और जो पेंशन मिलती है वो रिटायरिंग पेंशन। अशक्त या इनवैलिड पेंशन, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से रिटायर्ड
जो हो जाते हैं, तो उसमें जो पेंशन मिलती है वो क्षतिपूर्त या कंपेंसेशन पेंशन। किसी कर्मचारी को कोई अनफिट हो जाता है तो उसको उसके जगह कोई दूसरा जॉब न देते हुए सीधा रिटायरमेंट करा देते हैं, तो वहाँ पर जो मिलती है वो क्षतिपूर्त या कंपेंसेशन पेंशन कहते हैं उसको। तेरह मई 1998 से रिटायरमेंट की उम्र होगी 60 वर्ष। अच्छा, इसमें बढ़ा कैसे सकते हैं? तो जैसे जो बजट कार्य में काम कर रहे हैं और उनका अचानक रिटायरमेंट हो गया और बजट का काम अभी बाकी है, तो इस टाइम में उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में 62 वर्ष तक आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने वैज्ञानिक को 64 वर्ष की आयु। कैबिनेट सेक्रेटरी के 2 वर्ष की होती है। चिकित्सा और विज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञ के बारे में प्रक्रिया। रिटायर होने वाला विशेषज्ञ केवल उत्कृष्ट अधिकारी ही न हो, किंतु दूसरों से उसका कद बहुत ऊंचा हो, यानी कि उसके होने से या उसका रिटायरमेंट की जो अवधि है बढ़ा देने से किसी दूसरा व्यक्ति नाराज नहीं होना चाहिए। इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई फाई होनी चाहिए। दूसरे विशेषज्ञ अभी तक इस लायक न हो कि उसका काम संभाल सके और उस विशेषज्ञता के व्यक्तियों की कमी हो जाए। उस तरह का विशेषज्ञ न हो वहाँ पे या कम हो तो उसकी कमी हो जाएगी और कर्मचारियों को इससे नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए उसका अपना रिटायरमेंट बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं अपन पेंशन का निर्धारण कैसे करते हैं। पेंशन के लिए जो सेवा आहार क्वालिफाइंग मानी जाती है वो इस प्रकार है। ड्यूटी पर बिताया समय, उसमें वह इतर या बाहरी सेवा शामिल है जिसके लिए सरकार को जरूरी अंशदान किया गया। ड्यूटी पर बिताया गया समय जिसके लिए वेतन मिला हो, असाधारण छुट्टी जिसे पेंशन के लिए जोड़ने की अनुमति हो, डॉक्टरी प्रमाण पत्र पर छुट्टी। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पर बिताई गई वह अवधि जिसके बाद नियमित नौकरी चालू रही। ग्रुप पर सी के कर्मचारी अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो उसके बाद उसकी नौकरी कंटिन्यू होनी चाहिए। जय निलंबन सस्पेंशन पर बिताया गया समय जिसे बाद में ड्यूटी या बिना वेतन की छुट्टी मान लिया गया। अगर सस्पेंशन तो उसको कन्वर्ट किया हो तो हो सकता या उसको मान लिया हो छुट्टी। कैजुअल लेबर सेवा जो अस्थायी दर्जा कैजुअल लेबर सेवा जो अस्थायी दर्जा मिलने के बाद
विघ्न के नियमित कैजुअल लेबर सेवा जो अस्थायी दर्जा मिलने के बाद बिना विघ्न के नियमित हो गई हो, उसका आधा जोड़ा गया। एमआर शेल जो रहते हैं, एमआर शेल की आधी सर्विस जुड़ जाएगी। उसने मान लो जैसे 1 साल काम किया है तो 6 महीने उसकी जुड़ जाएगी। एवजी सेवा शुरू होने पर 4 महीने पूरे हो जाए, अध्यापकों के लिए 3 महीने और बिना किसी विघ्न के नियमित सेवा मिल जाए तो वह अवधि जुड़ जाएगी। जिसे आहत सेवा नहीं माने वह अवधि कौन सी है? निलंबन की उसी रूप में रह गया है। निलंबन जो है वो वैसे ही रह गया हो, उसको कन्वर्ट नहीं किया हो, बिना उसे छुट्टी में कन्वर्ट नहीं किया हो, बिना डॉक्टरी प्रमाण पत्र की असाधारण छुट्टी, बिना डॉक्टरी प्रमाण पत्र की असाधारण छुट्टी, बिना वेतन की छुट्टी, 18 साल से कम आयु की सेवा, अप्रेंटिस सेवा, हड़ताल जो डीएस नॉन रह गई, छात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति या कैंडिडेट सेवा। बा 22/11/2003 से यह निर्णय लिया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु की मिलिट्री सेवा बाहरक सेवा की गणना के लिए मान्य हो। मिलिट्री सेवा जो है वो मान्य हो। बाहरक सेवा की गणना कैसे करते हैं? बाहरक सेवा बराबर नियुक्ति से रिटायर्ड होने तक की कुल सेवा, जब से नियुक्ति हुई तब से लेके रिटायर्ड तक। 10 कोई अतिरिक्त लाभ 5 साल तक माइनस घर सेवा। गणना करने में 3 माह से 9 माह से कम का हिस्सा पूरे आधे वर्ष जोड़ा जाता है। गणना के 3 माह से और 9 माह से कम का हिस्सा। 3 माह से अगर कम रहा तो नहीं गिना जाएगा, 3 माह से लेके 9 माह तक रहेगा तो आधा गिना जाएगा, 9 माह से ज़्यादा रहेगा तो पूरा गिना जाएगा। औसत परिलब्धि एवरेज मंथ। रिटायर्ड होने की तारीख से पहले के 10 महीने की सेवा में प्राप्त मूल वेतन का औसत ही परिलब्धि होता है। रिटायर्ड होने के 10 महीने का वेतन। उस पीरियड में अगर कोई सस्पेंड हो या असाधारण छुट्टी है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है। उसके तत्काल बाद वाली जो रहती है या पहली वाली रहती है वो सेवा जोड़ी जाती है। पेंशन पाने के लिए क्या शर्त है? कर्मचारी की 20 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। कर्मचारी की 60 साल की उम्र होनी चाहिए।
ग्रेजुटी के बारे में बात करते हैं। मृत्यु ग्रेजुटी, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर परिवार को जो एक मुफ्त रकम ग्रेजुटी की रूप में मिलती है उसको मृत्यु ग्रेजुटी कहते हैं। नौकरी की जो अवधि है 1 साल से अगर कम रहा तो परल अवधि का 2 गुना ग्रेजुटी मिलेगी, और 1 साल से अधिक तो 5 साल से कम तो 6 गुना मिलेगी। 5 साल से अधिक 5 साल या 5 साल से अधिक और 20 साल से कम तो 12 गुना मिलेगी, और 20 साल या अधिक पूरी की गई हर सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए कर का आधा रिटायरिंग ग्रेजुएटी अनुसार। पूरी की गई हर सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए परिलब्धि का आधा रिटायरिंग ग्रेजुएटी के अनुसार। अब इसका भुगतान कैसे होना चाहिए? 3 महीने से अधिक का विलंबन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। जो प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज मिल रहा है उतना उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए, इनमें एक छुट्टी का नकदीकरण रहता है। जैसे 300 छुट्टियाँ का नकदीकरण होता है। अगर 300 से ज़्यादा रहे तो लैप्स हो जाती है। अगर मान लो 300 से कम है, मान लो 200 ही है, तो 200 का नकदीकरण होगा एलएपी का, और बाकी 100 छुट्टियाँ जो है 100 छुट्टियाँ आपकी ले ली जाएंगी एचपीएल के बैलेंस से। जो हाफ पे लीव है आपकी, जो सीख के दौरान जो कटती है, उस हाफ पे लीव का इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका क्या रहता है कि वो जैसे 200 छुट्टियाँ तो एलएपी की ले लेंगी, और बाकी जो 100 छुट्टियाँ हैं वो 100 छुट्टियाँ लेंगी हाफ पे लीव से, तो वो 100 छुट्टियों का आधा पेमेंट हमें मिलेगा। 100 छुट्टियों का आधा पेमेंट मतलब 50 छुट्टियाँ, उसका पेमेंट मिलेगा। टोटल कितने 250 छुट्टियों का पेमेंट हमको मिल जाएगा प्राप्त। 200 और 100 का आधा 50 के। अगर आपका 300 से ज़्यादा बैलेंस है तो वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाफ पे लीव से छुट्टियाँ लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको वैसे ही आपको 300 दिन की मूल वेतन का आपको नकदीकरण मिल जाएगा। 300 दिन का मतलब आपको 10 महीने का पेमेंट मिलेगा। पेंशन निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका देखते हैं। तो जैसे आपका बेसिक 70,000 है। एक अपन उदाहरण लेते हैं,
तो 10 माह का 70,000, 10 माह का देखते हैं कि 10 माह में उसकी बेसिक 70,000 है, तो उसका एवरेज हो गया। सेवा की अवधि 33 साल। अगली जन्म तिथि पर आयु 61 वर्ष। 60 वर्ष में आपका रिटायरमेंट हो गया, तो अगली जो है वो 61 वर्ष हो जाएगी। 61 वर्ष में कंप्यूटेशन का दर देखते हैं। 61 वर्ष में कंप्यूटेशन का दर है 9.81 और इसका प्रत्येक रुपए पर हो गया 117.70, ये इसका दर हो गया। अब इसकी पेंशन कैसे निकालेंगे, तो 70,000 का हाफ कर देंगे, 35,000 इसकी पेंशन। अब पेंशन परिवर्तन कम्यूटेशन, इसको अपन 40% पेंशन बेच सकते हैं, कम भी बेच सकते हैं। ये नहीं कि 40% बेचना चाहिए, कम भी बेच सकते हैं। अगर उसके लिए अब और एक नया नियम आया है, सुधारना संशोधन हुआ नियम में, तो अपने कम से कम 3 महीने पहले हेड क्वार्टर को लिख के देना पड़ेगा, मतलब जीएम ऑफिस में जीएम को परमिशन देनी पड़ेगी 3 महीने पहले। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई है, वो भी चेक करना पड़ेगा, उसको कोई मेडिकल वगैरह भी है, वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कम्यूटेशन चाहते हैं, मतलब नगद पैसा चाहते हैं, 40% हम बेचना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस अपने को कम से कम 4-5 महीने पहले करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके 3 महीने पहले वो हेड क्वार्टर हमारे एप्लीकेशन वहाँ पहुँचेगी, नहीं तो वो नहीं मिल पाएगी। अब एक कंपटीशन कैसे करते हैं, हमारी जो पेंशन होगी 35,000, 70,000 का 50%, 35,000 हो गई। 35,000 का 40%, ये हो गए 14,000। अब 14,000 को जो अपन ने 61 वर्ष में जो देखा है कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 117.72, 117.72 पैसे। तो 14,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 117.72 से, तो कितना आता है, लगभग 16,48,000। तो ये आपको मिलेगा जो आप बेचेंगे 40%। तो 40% अगर आपकी बेसिक 70,000 है, तो आपको कितनी मिलेंगे, 16,48,000, मतलब 16.5 लाख मिल जाएगी। अब ग्रेजुटी पहले 10 लाख रुपए थी, अब वो बढ़ा के 20 लाख कर दी, मगर वो 20 लाख, पूरी 20 लाख आपको नहीं मिलेगी। 20 लाख एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम है, उसको कैलकुलेशन करके फिर आपको कितनी मिलनी चाहिए वो तय करेंगे। उसका कैलकुलेशन ऐसे बताना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें है 70,000 प्लस 11900 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 26। 26 क्यों करते हैं, क्योंकि 26 दिन होते हैं, एक महीने में 26 दिन होते हैं, 30 दिन का महीना रहता है, 4 छुट्टी चल जाती है, 26 दिन होते हैं, ठीक। और उस तरह से वो निकाला जाता है। फिर एक लाभ मिलता है अपने को समूह बीमा योजना। तो अपने पास जितना जमा होता है 30 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये जमा हो जाएंगे, या जितना जमा हो जाएगा वो मिल जाएगा।
साथियों, ये तो हो गया पुराना पेंशन। अब देखते हैं अपन एनपीएस के बारे में, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि 2004 के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जनवरी 2004 के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो एनपीएस के दायरे में आ जाते हैं। इस नई अंशदायी योजना के अधीन कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 10% उनके वेतन से काट ले जाना चाहता है, जमा होता है। और पहले सरकार क्या करती थी, उतना ही रकम वो जमा करती थी, मगर अब उन्होंने बढ़ा दिया। अब उन्होंने 14% कर दिया। उनका 10% कटता है, उनका 14%। पेंशन अंशदाय और जमा रकम के योग पर एक निश्चित सीमा तक टैक्स का लाभ दिया जाएगा। टैक्स का लाभ भी मिलता है इसमें। और इसमें 3 बार निकासी कर सकते हैं। 3 बार अपन ने कुछ कंडीशन दी गई है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम 3 बार वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो पैसा है, ये पैसा क्या रहता है, एक फंड का प्रबंध रहता है। इसको प्रबंधक रहता है फंड। इसमें कुछ पैसा सरकारी सिक्योरिटी में जमा करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड जमा करते हैं, कुछ इक्विटी में जमा करते हैं। तो जो सरकारी सिक्योरिटी में रहता है वो तो गारंटेड रहता है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड रहते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत गारंटी रहती है। और जो इक्विटी रहती है, उसी को इक्विटी मतलब बॉन्ड, उसमें कोई गारंटी नहीं रहती है। वो कम ज़्यादा होती रहती है शेयर वगैरह में। तो शेयर के मार्केट वगैरह गिरते हैं, कभी बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये लॉन्ग टर्म वाला है। जैसे मान लो आपकी नौकरी लगी है 20 साल की उम्र में, प्रिंटिंग की उम्र है आपका फंड का पैसा कट रहा है। रिटायरमेंट की उम्र होगी 60, मतलब 40 साल आपको नौकरी करना है। तो 40 साल में जो है, जो शेयर है, तो ये शेयर का पैसा उस टाइम में बड़ा फायदेमंद रहता है। लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी ये फायदेमंद रहता है। अगर ये शॉर्ट टर्म में रहता है तो ये उतना फायदेमंद नहीं रहता है। शॉर्ट टर्म में बड़े नुकसान होता है, कभी कभी ज़्यादा नुकसान होता है। मगर जब लॉन्ग टर्म में रहता है तो ये फायदेमंद रहता है। अब हो सकता है किसी की नौकरी 25 साल की में लग जाए, 30 साल में लग जाए, तो कॉम्पिटिशन बहुत है। एक्चुअली जो कंपल्सरी ग्राउंड वाले रहते हैं उनको जल्दी नौकरी लग जाती है। 18 के बाद कभी नौकरी लग जाती है, तो वो लंबा समय। जो कंपटीशन में आते हैं वो लगभग 30 साल की उम्र तक आते हैं, तो उनको भी लगभग 30 साल की उम्र मिल जाती, 30 साल का पीरियड मिल जाता है पैसा जमा करने के। तो 30 साल का भी बहुत लंबा अच्छा समय रहता है अपना फंड को ग्रोथ करने में। अब थोड़ा आइडिया लेते हैं अपन कि जैसे
60 साल की उम्र में हमें कितना पैसा मिलेगा एनपीएस में। वैसे ये लगभग जो है लगभग वाली चीज़ है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि इतना ही पैसा मिलेगा, कम ज़्यादा मिल सकता है, बहुत सारा वेरिएशन रहेगा इसमें। क्योंकि 30 साल बाद या 40 साल बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, नियम चेंज हो जाते हैं, कारपोरेट के या शेयर के रेट्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है कम भी हो, कम रेट भी हो जाए। अगर आपकी उम्र 25 साल है और रिटायरमेंट की उम्र हो गई 60 साल, तो मतलब आपकी सर्विस हो गई 35 साल। अब अगर 35 साल में अगर मान लो आप 1000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं एनपीएस में, तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी 60 साल की उम्र में? तो 35 साल आपको लगातार जमा करना है। 1 साल के हो गए 12 महीने और 35 साल के कितने महीने हो गए कैलकुलेट कीजिए, उतने महीने अपने को जमा करने हैं। तो अगर 1000 रुपये अपन जमा करते हैं तो लगभग 1200 रुपये के आसपास अपने को पेंशन मिलेगी। 2000 करते हैं तो 2400, 3000 करते हैं तो 2600, 4000 करते हैं तो 4800, 5000 करते हैं तो 60,000, 6000 करते हैं तो 72,000, 7000 करते हैं तो 85,000, 8000 करते हैं तो 97,000, 9000 करते हैं तो 1 लाख के ऊपर, 1,03,000 ऐसा कुछ, और 10,000 प्रति माह करते हैं तो आपको 1,21,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये हो गया आपके 35 साल बाद वाले। 35 साल में आप क्या होगा क्या नहीं होगा ये अपन नहीं कह सकते, मगर अपन जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये है। अगर आपकी उम्र 30 साल है, ये ऊपर वाला कैलकुलेशन है लगभग 25 साल की उम्र वाला। अगर आपकी उम्र लगभग 30 साल है तो आपकी 30 साल की सर्विस हो गई, और इसमें अगर आप 9,000 जमा करते हैं तो 30 साल में आपको 32,40,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। कुल मिला के आपके जमा हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए। 32,40,000 रुपये आपके जमा होंगे 30 साल में, 9,000 प्रति माह जमा करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट का जो जमा करते हैं वो, और हर साल इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो। आपका 1 साल में जो जमा हुआ फिर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जमा किया, दोनों को मिला के उस पे ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। लगभग 10% के आसपास इंटरेस्ट रहेगा वो, 8 या 10% के आसपास। तो इस तरह से 1 साल हो गया, इंटरेस्ट मिला कि वो रकम हो गई। फिर दूसरे साल फिर उतनी रकम आपने जमा की, मतलब रकम तो हमेशा जमा ज़्यादा होती रहती है, इंक्रीमेंट लगते रहता है, तो आपकी जो इंक्रीमेंट वगैरह लगता रहता है तो आपकी रकम जो है वेरिएबल रहती है और ज़्यादा जमा होती है। अपन एक उदाहरण के लिए यहाँ समझा रहे हैं। तो उतनी रकम आपकी जमा हो जाएगी, गवर्नमेंट से भी उतना वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो 14%, आपका 10%, उसका 14%, उसका ज़्यादा होगा। और पिछले साल का जो जमा है वो, और इस साल आपने जो जमा किया वो, पिछले साल का जो ब्याज है वो, ये तीनों इकट्ठा हो गए। फिर इसके ऊपर आपको नया ब्याज मिलेगा। जो ब्याज मिलेगा ये तीनों चीज़ों के ऊपर नया ब्याज मिलेगा, तो वो रकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह से तीसरे साल और ज़्यादा हो जाएगा, चौथे साल और ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से ज़्यादा करते करते वो लगभग 30 साल में 2 करोड़ हो जाएंगे। आपकी कितनी जमा हो जाएगी सब मिला के, ब्याज मिला के
गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और आपका कंट्रीब्यूशन, ये सब मिला के लगभग 2 करोड़ हो जाएंगे। इसमें से 2 करोड़ में से आपको 60% आप लमसम निकाल सकते हैं, 50% भी निकाल सकते हैं, और 40% की आपको पेंशन लेनी पड़ेगी। कम से कम 40% की पेंशन आपको लेनी ही पड़ेगी। 40% से कम से नहीं ले सकते आप। जब आप पेंशन लेंगे तो उस टाइम में आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सी बैंक है या कौन सी कंपनी है जो अच्छी आउटपुट दे रही है, उसके पास हम देंगे। जैसे LIC है, SBI है, तो इस तरह से 3-4 कंपनियां रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उसमें से अपने को एक कंपनी चूज करनी पड़ेगी और बोलेंगे कि भाई ये इस कंपनी से हम पेंशन देंगे। उसमें एक बात और है कि जैसे आप अभी पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको अभी ये नहीं मालूम कि आपका कितना पैसा सरकारी सिक्योरिटी में जा रहा, कितना पैसा जा रहा कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कितना जा रहा इक्विटी में, या अपने को आप नॉलेज नहीं है इस बारे में कि हमें कितना पैसा कहाँ करना है। तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो कर रहे हैं। अगर मान लो आपको नॉलेज है इस बारे में कि आप चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में जाए, शेयर में जाए, शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट का जो इंटरेस्ट रहता है वो 14% करीब रहता है और सरकारी सिक्योरिटी का रहता है 8%, कॉर्पोरेट बॉन्ड का रहता है 10%। तो आप अगर इक्विटी में क्या रहता है, शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहती है, कभी भी वो कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, एकदम गिर जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। तो अगर हम कुछ लोग चाहते हैं कि रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं हम रिस्क लेंगे, तो आप बता सकते हो कि भाई मेरा इक्विटी में इतना % जाना चाहिए और 50% इक्विटी में जाना चाहिए, 25% कॉर्पोरेट में और 25% सिक्योरिटी में। आप उसको गवर्नमेंट को या सरकारी डिपार्टमेंट को आप बता सकते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो ऐसा करते हैं अपन कि 40% कर देते हैं, 40% इक्विटी में कर देते हैं और 40% कॉर्पोरेट में करते हैं, 40 और 4 80 हो गए, और 20% सरकारी सेवा। तो वैसे भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि आपका जो पैसा जमा हो रहा है इक्विटी का, जो पैसा पूरा जमा हो रहा है, तो इक्विटी में आपका 70% या 75% डालने की वो सोच रही है। ये ऐसे अब चल रहा है, मतलब चालू। अभी उसके बारे में कंफर्म नियम नहीं है। अब अपन ये जानते हैं कि रिटायर्ड हो जाएंगे 60 साल के बाद। उसके बाद की कंडीशन देखते हैं NPS के बारे में। जैसे अपने पास एक उदाहरण देते हैं, 2 करोड़ जमा हो गया, 2 करोड़ में से 50% करेंगे, 50% हम लमसम ले लेंगे, 1 करोड़ लमसम ले लेंगे, और 1 करोड़ की हम पेंशन बांध देंगे।
तो उसमें क्या करेंगे, अपन देखते हैं कि इसका रेट अच्छा चल रहा है, SBI का चल रहा है, LIC चल रहा है और किसी का चल रहा है। पहले अपन देखेंगे उसमें देखते हैं कि मान लो LIC का इस टाइम में 6% रेट दे रही है, रिटायरमेंट प्लान में 6% दे रही है, सबसे अच्छा आउटपुट है इसका। तो अब हमने 60 साल की बात कर रहे हो, LIC को अपन ने चूज़ किया। अच्छा, ये एक चीज़ है कि ये अपन अगर मान लो 60 साल में हम अच्छे खासे हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे खासे हैं, नौकरी करें, सब कुछ करें, हमें अभी पेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको 70 साल तक बढ़ा सकते हैं। ये एक नियम है, 70 साल तक भी हम बढ़ा सकते हैं। या अपन सोचते हैं कि हम कुछ पैसा लेंगे, 50% लेंगे, 50% 70 साल बाद लेंगे, ये भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत एक दो कंडीशन उसमें है। अब देखो, अपन 1 करोड़ पे पेंशन बनेगी 72,000। जैसे एक अपन करते हैं उदाहरण के तौर पे, 1 करोड़ पे पेंशन बन रही है LIC की 72,000 प्रति माह, एक महीने में 72,000, साल की नहीं कर रहा हूँ, प्रति माह कर रहा हूँ। अब इसमें दूसरा एक कंडीशन है, दूसरी एक स्कीम है। वो स्कीम क्या है, 1 करोड़ पे पेंशन आप 53,000 रुपये ले सकते हैं, 53,000 रुपये। इसमें एक फायदा क्या मिलेगा कि आपके जाने के बाद आप ऊपर चले गए तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ मिलेगा। अगर आप 53,000 रुपये पेंशन लेते हैं तो आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को 1 करोड़ कैश मिलेगी। ये दूसरी स्कीम है। पहली स्कीम क्या है, आपको कैश नहीं मिलेगी, आपको 72,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। पहली स्कीम हो गई। दूसरी स्कीम में आपको 53,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी और 1 करोड़ रुपये आपके नॉमिनी को मिलेगा आपके जाने के बाद। ये वेरिएशन हो सकता है इन सब में, क्योंकि 60 साल के बाद, 30 साल सर्विस करने के बाद क्या कंडीशन होगी, 1 करोड़ जमा होने के बाद क्या कंडीशन होगी, क्या नियम होंगे, वो अलग चीज़। मगर वर्तमान में ये नियम है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी स्कीम, 1 करोड़ पे पेंशन बनेगी आपके 62,000 रुपये, है ना। उसके बाद आपकी मिसेस को मिलेगी 62,000 रुपये पेंशन। आपको भी 62,000 मिलेगी, आपके मिसेस को भी 62,000 मिलती रहेगी या चलती रहेगी आपके बाद। ये हो गई तीसरी स्कीम। इसमें आपको 1 करोड़ रुपये नहीं मिलेगा और 72,000 रुपये नहीं मिलेगी, 53,000 रुपये नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी 62,000 रुपये पेंशन और आपके जाने के बाद आपकी पत्नी को मिलेगी 62,000 रुपये पेंशन। फिर एक स्कीम और है, 1 करोड़ पे पेंशन बनेगी आपकी 53,000 रुपये, जो सेकंड स्कीम में बनी थी 1 करोड़ वाले में। आपके जाने के बाद आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी 53,000 रुपये, आपको भी मिलेगी, आपके पत्नी को भी मिलेगी। उस स्कीम में पत्नी को नहीं मिलेगी, दूसरे स्कीम में तुरंत आपके नॉमिनी को 1 करोड़ मिल जाएगा। मगर इसमें क्या है, 1 करोड़ आपका अभी भी जमा है, आपको 53,000 मिलेगी पर मंथ, फिर आपको पत्नी को मिलेंगे 53,000 पर मंथ, और फिर क्या होगा, आपकी पत्नी के जाने के बाद जो नॉमिनी है, नॉमिनी को मिलेगा 1 करोड़। आपने भी पेंशन दी, आपके पत्नी ने पेंशन दी, और जो जमा है उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी ने ले लिया। अगर जो रकम है, वो रकम, प्रिंसिपल जो रकम है, वो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ मिल जाएगी।
दोनों के जाने के बाद। इसके बाद SBI ने और एक स्कीम निकाली है, वो अभी बिल्कुल नई लॉन्च हुई है, वो जब निकलेगी तब हम देखेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी है, और जो नई नई जो स्कीमें आएगी उसके बारे में और मैं बताऊंगा। आज के लिए उसमें मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि एक PPF होता है, बैंक में जो खुलता है PPF, तो PPF खाता ज़रूर खोलना चाहिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के आसपास होता है, उससे कम ज़्यादा चलता है थोड़ा बहुत। और जैसे NPS जो रहता है, NPS आपको मिलेंगे 30 साल बाद, और छोटी मोटी रकम मिल जाएगी बीच बीच में, 3 बार अपन उसको निकासी कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन में ही उसको निकाल सकते हैं। और वो निकालने में उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में उसी वो रकम बहुत ज़्यादा बनेगी, करोड़ रुपये मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा होती है। बीच में आप निकाल दोगे तो उस जो लास्ट में जो रकम मिलेगी उसको प्रभाव पड़ेगा, उसका रकम कम ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है कि PPF जो है कम से कम 2000 रुपये आप PPF कटवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक अपनी सेविंग हो जाती है, फिक्स सेविंग हो जाती है। ये सेविंग ऐसी है, ये 15 साल का रहता है, 15 साल का पीरियड थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। इसमें बीच में आप लोन भी ले सकते हो, लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लिए तो फिर उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता, मगर इमरजेंसी कोई पड़ती है तो लोन ले सकते हो। या 15 साल का पीरियड कोई ज़्यादा नहीं होता, 10 साल बाद भी उसमें कुछ निकाल सकते हो। तो इस तरह से न निकालते हुए ये 15 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी स्कीम है, और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप PPF का खाता निकालें और एक शॉर्ट रकम निकालें, जैसे 2000 रुपये, 3000 रुपये, या 1000 रुपये, या 5000 रुपये। इसमें ECS के स्कीम में डालें। इस मतलब आप आपको डायरेक्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैंक के थ्रू ही उसको अपने आप कट जाएगी, आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज़ रहती है कि आप कितना भी सोचोगे कि मैं लमसम इतना पैसा डाल दूंगा या इतना पैसा पर मंथ डाल दूंगा, तो आप कभी भी नहीं डाल पाओगे। आप कभी भी इस तरह से नहीं डाल पाओगे। जब इसी की थ्रू से जब पैसा कटेगा, ऑटोमेटिक कटेगा पैसा, तो वो अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा। 1000 रुपये मालूम ही नहीं पड़ेंगे कि कब कट रहे हैं, और वो सेविंग में जमा होते रहेंगे, और उसका आउटपुट अपने को 15 साल बाद मिल जाएगा। एक अच्छी रकम मिल जाएगी, तो उसको अपन कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन इसको 2000 पर मंथ अगर जमा करते हैं, तो 15 साल में ये हो जाएंगे लगभग 7,03,000 रुपये। तो 7,03,000 रुपये एकदम से अपन जमा नहीं कर सकते, या बड़ी रकम जमा नहीं कर सकते। इसमें तो PPF में तो और भी स्कीम है। इसमें स्कीम ऐसी है कि जैसे मान लो मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं, तो 20 साल बाद आपको आपके लगभग 1 करोड़ के आसपास जमा हो जाएंगे। और अगर 1 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं, 1.5 लाख मतलब पर मंथ हो गए 12,500 रुपये, और 1 लाख मतलब पर मंथ हो गए लगभग 8,000 रुपये। तो लगभग आपको 1.5 लाख जमा करते हैं तो 1 करोड़ के करीब आपको रकम मिल जाएगी 20 साल बाद। और अगर आप 1 लाख पर ईयर जमा करते हैं, तो आपको लगभग 72,000 करीब 20 साल बाद मिलेगी। 20 साल बाद उसके बाद वह रकम न निकालते, जैसे 15 साल बाद इसकी मेच्योरिटी हो जाती है,
15 साल बाद हमें कोई काम नहीं पड़ता है, जैसे ऐसा लगता है कि यार अभी कोई काम है ही नहीं पैसे का, तो आप उसको 20 साल तक बढ़ाओ। 20 साल में क्या रहता है कि जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो करते रहेगा। जो लमसम आपका जमा हुआ है, 25 लाख जमा हुआ है या 30 लाख जमा हुआ है या 36 लाख जमा हुआ है, वो बड़ी रकम जमा होगी। बड़ी रकम पे इंटरेस्ट भी वैसा ही मिलेगा, और जो अपन जमा कर रहे हैं वो भी उसमें जमा हो जाएगा। दोनों मिला के इंटरेस्ट अच्छा तगड़ा इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। तो ये आप उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, 20 साल तक। फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे और बड़ी रकम चाहिए, मेरे बच्चे सब ठीक ठाक है, अभी कोई काम नहीं है, 25 साल तक उसको और एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो 5 साल में आप लगभग जितना जमा करोगे और जो आपने अभी तक जमा किया है वो ऐसे मिला कि वो करोड़ों में उसका आउटपुट मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक छोटी सी रकम अभी हम उसको जमा कर रहे हैं, और 15 साल के मैच्योरिटी के बाद उसको न निकालते हुए उसको 20 साल बाद निकालो या 25 साल बाद निकालो, तो वो रकम दुगने और तिगने जैसे आपको आउटपुट देगा। बहुत बड़ी रकम आपको मिलेगी। जैसे अपन देखते हैं कि 1 लाख अपन अगर 15 साल तक जमा करते हैं तो कितना जमा किया अपन ने, 29 लाख रुपए, है ना। तो 29 लाख का 20 साल में आपको कितना मिलेगा, 49 लाख, मतलब 50 लाख के आसपास मिल जाएगा। उसको अपन नहीं निकालते हैं और 5 साल और बढ़ाते हैं अपन अपना कंट्रीब्यूशन और जो रकम है वो, तो आपको लगभग 78 लाख आपके जमा हो जाएंगे। ये पीपीएफ की बात कर रहा हूँ मैं। 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से 25 साल बाद आपको 78 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख पर ईयर, मतलब 8,000 पर मंथ आप अगर जमा करते हैं, 8,000 पर मंथ अगर आप जमा करते हैं तो 25 साल बाद आपको 78,000, लगभग 80,000 के आसपास या 75,000 के आसपास, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इतनी रकम आपको मिल सकती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं साल में, अगर पर मंथ 12,500 रुपये जमा करते हैं, अगर आपको लगता है कि 40,000 की पेमेंट है और घर का खर्चा इतना है नहीं, बच्चे भी छोटे हैं, 1.5 लाख अगर जमा करते हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नहीं कि सालाना आपको 1.5 लाख ही जमा करना है, 1 लाख ही जमा करना है। कभी आपने 1.5 लाख कर दिया, कभी 1 लाख कर दिया, कभी 10,000 कर दिए। मान लो 20 साल आपको काम पड़ गया, आप जमा नहीं कर पाए, 10,000 कर दो, 5,000 कर दो, कोई समस्या नहीं है। आपको 1.5 लाख ही करना है आपको, और जैसे चांस मिलता है आपको, मगर मैक्सिमम आप 1.5 लाख ही कर सकते हैं सालाना, ईयरली। 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है उसमें। अगर 1.5 लाख आप जमा करते हैं तो 15 साल में हो गया आपके 44 लैक्स, और 20 साल में हो गए 74 लैक्स, और 25 साल में हो गए 1,18,00,000। मतलब 1.5 लाख अगर जमा करते हैं तो 25 साल में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़ के ऊपर आपको रकम मिल जाएगी। तो साथियों, मैंने सोचा चलो आपके साथ बात कर ले, और मुझे कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं अपने साथियों के साथ भी थोड़ा नॉलेज बांट दूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।